So here we go. I am sharing the screen with you. Again, we are going to continue with the thing which we were doing. Okay. So टाइप्स ऑफ टेबल्स जो भी होते हैं इसके अंदर, वो जो हम लोग कल कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली टेबल के पर्पस होते हैं और कंटेंट होता है। पर्पस एक रेफरेंस टेबल होता है जिसमें से आप रेफरेंस लेते हो कि अच्छा ये काम हुआ, ऐसे हुआ, और एक टेक्स्ट टेबल्स होते हैं। टेक्स्ट टेबल्स मतलब उसमें स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल सब दिए हुए होते हैं। कंटेंट जो होता है टेबल्स का, उसके अंदर दो टाइप ऑफ टेबल्स आते हैं, सिंपल टेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स टेबल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेबल्स फिर अगेन डिवाइडेड है डबल टेबल, ट्रिपल टेबल्स एंड मल्टीपल टेबल्स में, जो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे कि कैसे वो आगे बढ़ता है। Reference table, general purpose or primary tables. These tables present the original data for reference purposes. रेफरेंस पर्पस के लिए एक ओरिजिनल डेटा आपको दिया हुआ रहता है। जैसे सपोज करो आप डिबेट कर रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो आप एक रेफरेंस उठाओगे कि ये डेटा ऐसा कहता है और ये यहाँ पर हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए एक डेटा हो गया जिसके अंदर आप वहां से एक सामान उठा सकते हो और अपने बारे में और उस डिटेल को शेयर कर सकते हो टू विन और टू प्रेजेंट योर पॉइंट। It contains only absolute and actual figures and round numbers or percentages. ये absolute figure और actual figures में ही डील करता है। इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से जो हम एक चेंजेस लाते हैं वो नहीं आता, बिकॉज ये रेफरेंस पर्पस के लिए होता है। इसमें अगर आप झूठ बोल रहे हो या आपकी झूठ कहीं पे निकल के आती है और वो रेफरेंस में कहीं पे यूज होती है, तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू पीपल। ओके, और ये टेबल्स की एग्जांपल क्या होता है, सेंसस रिकॉर्ड, अपेंडिसेस ऑफ पब्लिकेशंस। जो भी पब्लिकेशंस होते हैं उसके अंदर जो आपको रेफरेंस पर्पस के लिए जो ओरिजिनल डेटा प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज जनरली द रेफरेंस टेबल। अब अगर हम आगे बढ़े तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, देखो, बिलो इज अ सैंपल ऑफ अ टेबल विद ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स इंडिकेटेड। एक सैंपल दिया हुआ है, आपको कैसे टेबल बनाना है। देखो आपके एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ऐसा आता है जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करना पड़ता है। तो आप इसको देख लो, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जितना सही होगा उतने मार्क्स मिलेंगे। हर चीज के यहाँ पे मार्क्स है। आप जितनी चीजें यहाँ पे देख रहे हो ना, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, कॉलम हेडर, रो क्लासिफायर, बॉडी, सोर्स नोट, इन सारी चीजों के मार्क्स हैं आपके। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपके यहाँ से एक भी चीज हटी तो आप समझ लो आधा मार्क्स या एक मार्क्स का लॉस हो रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर देखो टेबल नंबर दिया हुआ है, टेबल नंबर 5 यूथ एक्टिविटीज, फिलिपिन यूथ अप्रैल 1996 एंड यूएस यूथ 1993, टेबल टाइटल। ठीक है, अब उसके अंदर देखो एक टेबल ये बनाया हुआ है, कौन किसको सुनता है ज्यादा, और उसका कॉलम हेडर भी दिया हुआ है, फिलिपिन यूथ अप्रैल 1996, यूएस यूथ 1993। ओके, फिर लिसन टू रेडियो ऑलमोस्ट डेली 74%, जीरो। वॉच टीवी ऑलमोस्ट डेली 57%, 73%। रीड बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट डेली 31, 46%। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स ऑलमोस्ट वीकली 67 एंड 86, 66 एंड 87%। ऐसे करके आपने पूरा का पूरा एक बॉडी तैयार कर लिया और रो क्लासिफाई कर दिया। ये जो चीजें हैं जो हर रो में आपने डिटेल्स दिया है कि ये इस रो में हम क्या बता रहे हैं, क्या परसेंटेज और क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सर्वे के अंदर या हमारे रिसर्च के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर क्या निकल के आया है। ठीक है, और लास्ट में एक सोर्स नोट देना पड़ता है कि आपने ये डेटा कहां से कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया, आपने किस किस चीज की हेल्प ली। देखो, मॉनिटरिंग द फ्यूचर, स्टडी ऑफ द लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज ऑफ द यूथ 1993, n इज इक्वल्स टू 2700। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट कि बाय द एंड ऑफ द डेटा आप अगर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो आपको वो फुट नोट में डालना पड़ता है। ये एरिया जो है ये आपका फुट नोट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जहां पर मॉनिटरिंग द फ्यूचर, स्टडी ऑफ द लाइफस्टाइल लिखा हुआ है। ओके एवरीवन, तो इसको कहते हैं हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ये ऐसे एक फॉर्म होता है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेक्स्ट टेबल्स, स्पेशल पर्पस और डेरिवेटिव टेबल्स। आपको अलग अलग टाइप के टेबल्स बनाने पड़ते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम वन और मोर जनरल पर्पस टेबल। एक या दो जनरस पर्पस टेबल्स के थ्रू अगर आप किसी सेलेक्टेड डेटा को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम टेक्स्ट टेबल्स। इट ब्रिंग्स आउट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अगर आप इस डेटा को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बड़े इजीली समझ आ रहा है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ कॉमन मटेरियल, मटेरियल स्पेसिफिक हीट जूल्स या ग्राम के अंदर किस डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो आपको बता रहा है। लिक्विड वाटर,
कौन से डिग्री सेंटीग्रेड? सॉलिड वाटर, वाटर वेपर, ड्राई एयर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आयरन, कॉपर एंड लेड। किस किस जगह पर इसका एक स्पेसिफिक हीट का रेशियो जनरेट होता है? इट ब्रिंग्स अस अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब यहाँ पर आप कहीं पे भी यू आर नॉट पुटिंग एनी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स, यू आर पुटिंग एन स्पेसिफिक रिजल्ट्स कि भैया यही पॉइंट है, यही एरिया है जहां पर ये काम होता है। इट इंक्लूड्स रेशियोज, परसेंटेजेस, एवरेजेस एटसेट्रा। इसके अंदर रेशियो आते हैं, परसेंटेज आते हैं, एवरेज आता है, एटसेट्रा आता है। इट शुड बी फाउंड इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट की बॉडी के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको ये दे दिए जाएंगे टेक्स्ट के फॉर्म में, आपको कहा जाएगा इसका एक टेबल बना के दो, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप टेबल कैसे बनाओगे, ठीक है, और उसमें क्या क्या डालोगे। रॉ कॉलम्स के रो के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, कॉलम्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है एवरीवन। अब देखो सिंपल टेबल्स और डबल टेबल को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ध्यान से देखना इस चीज को। सिंपल टेबल, डेटा रिलेटिंग टू ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर, बॉयज, गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 929, ठीक है। एक सिंगल सिंपल टेबल है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो रही है। लेकिन जैसे ही दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो रही है तो आपको डबल टेबल बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो एक डबल टेबल बनाया गया है, जेंडर, फूड हैबिट, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आपको दो टेबल के अंदर आपको डिसाइड करना है कि किसमें कितने लोग हैं। बॉयज के अंदर 2 लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन 7 है। गर्ल्स के अंदर 5 लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन 24 है। गर्ल्स तुम लोग इतना नॉन वेजिटेरियन क्यों खा रहे हो? ऑल द गर्ल्स इन माई क्लास, क्या प्रॉब्लम है? क्यों खून पी रहे हो लोगों का? एनीवन हैविंग एनी आंसर प्लीज? Because I like non-veg. So Devanshi is like, You yes, also I love love it. I love And it. like, Seriously. बस चिकन ला के दो मुझे अभी तो, राइट देवांशी? एंड ठंड में तो क्या ही मजे आते होंगे ना चिकन खाने के। हाँ. Oh God, missing, right? Ronit is also one person who loves chicken like anything. Yes, he is also like me. He's a fan of Close it. to Lala. Yeah. Anyone else who loves non-vegetarian food over here? कोई भी पसंद नहीं करता, सिर्फ only I am having only one non-vegetarian over here. अच्छा, शिवेंद्र सिंह भाटी also is there. I like chicken, sir. पलक is like, I like chicken, sir. मतलब इतना बड़ा चिकन खाती हो तुम? अच्छा, which part of chicken do you like? All the vegetarians will be like, I am going to move out of the class. I am not listening to it anymore. Though I am a vegetarian also, but I have no problem talking about all these things. Okay, so we'll discuss all these things later on. चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेटा रिलेटिंग टू ओनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स 14, डेटा रिलेटिंग टू ओनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या हुआ, हमने सिंपल टेबल देख लिया, डबल टेबल देख लिया, अब हम लोग ट्रिपल टेबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फूड हैबिट, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, एज बिलो 20 इयर्स, एज 20 एंड अबव इयर्स, एज बिलो 20 इयर्स, एज 20 एंड अबव इयर्स। अब देखो आपने एक ही डेटा को अब प्रॉपर्ली डिवाइड किया है, किसमें? आपने एज ग्रुप में भी उसको डिवाइड कर दिया कि 20 इयर्स के नीचे कितने लोग पसंद कर रहे हैं नॉन वेजिटेरियन को एंड वेजिटेरियन को, एंड 20 इयर्स के अबव कितने लोग पसंद कर रहे हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को, ठीक है। एंड देन यू हैव डिवाइडेड देम इनटू बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो आल्सो। आप जब भी सेंसस देखोगे तो सेंसस बहुत सिंपल टेबल से स्टार्ट होगा एंड स्लोली बट ग्रेजुअली डबल, ट्रिपल, मेनी फोल्ड्स टेबल की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, आपके पास डेटा दिया हुआ है, अब आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे कि बहुत इजीली सिग्निफाई हो सके। अब देखो इस टेबल के अंदर काफी कुछ है समझने के लिए, लेकिन कितना इजीली हम इसको देखते ही समझ जाएंगे। फूड हैबिट, फिर वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, फिर एज बिलो 20 इयर्स एंड एज 20 एंड अबव इयर्स में आपको परसेंटेज ऑफ लोग, पीपल, कौन क्या प्रेफर कर रहा है, कितना इजीली समझ आ रहा है। यहाँ पर बॉयज एज बिलो 20 इयर्स वेजिटेरियन 0, यहाँ पे 1 है। एज 20 इयर्स एंड अबव 2, यहाँ पे 6 है। गर्ल्स 1, 4, 10, 14। सो दिस इज द ट्रिपल टेबल जहां पर आपको 3 जगह से, मतलब यहाँ पर देखो जेंडर आ गया, फूड हैबिट आ गई, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस आ गया, ठीक है, और फिर एज बिलो, एज अबव आ गया।
तो ये एक ट्रिपल टेबल आपने फॉर्म किया विद द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव कलेक्टेड और द आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा मल्टीपल टेबल। अभी तक आप सिर्फ इस साइड बढ़ रहे थे, यू आर ओनली मूविंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ कॉलम्स। अब देखो यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जेंडर, फूड हैबिट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एज बिलो, एज अबव और एज 20। उसके बाद बॉयज में डे स्कॉलर्स, हॉट सेलर्स, गर्ल्स में डे स्कॉलर्स, हॉट सेलर, हॉस्टलर्स, ठीक है। तो अब ये मतलब हमें अब यहाँ से पता चल गया, जब हम बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक स्कूल है जिसके अंदर हॉस्टल भी खुली हुई है, वहां के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये डेटा कितना एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा है कि डे स्कॉलर्स में कितने लोग वेजिटेरियन हैं और हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उसमें से कितने लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कितने लोग जो 20 इयर्स के नीचे हैं वो वेजिटेरियन है और कितने लोग जो 20 इयर्स से अबव हैं वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको किसी कॉलेज का डेटा मान सकते हो, आप इसको किसी स्कूल का डेटा मान सकते हो जिसमें कॉलेज भी चल रहा हो, ठीक है। ध्रुव सेठिया कोई बात नहीं, नींद आ रही होगी आपको, ऐसे यौन मत करो यार, हमें भी फिर यॉर्निंग आ जाएगी यहाँ पर। अभी यॉन इज समथिंग व्हिच ग्रोज विद द थिंग, ओके। सर रात को सर रिटर्न वो कर लिया बहुत ज्यादा। अरे रे भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, क्या ही बात है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, वेल डन। तो दिस इज द मल्टीपल टेबल विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब जब भी मैं आपको अपने स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए दूंगा, अभी 15 के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप एक टॉपिक के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करो, तो रिमेंबर इस बार प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगा कि आपने कॉपी पेस्ट कहीं से उठाया और यहाँ पर डाल दिया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी पीपीटी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर टेबल्स बनाने की, फिर उसके पार्ट्स को दिखाने की कि इसमें ये है, इसमें ये है, सो दैट योर डेटा कलेक्शन, योर स्पेसिफिकेशन should be very clear that what you want to point out with the help of tables, be it double table, triple table और multiple table form, okay? या फिर पाई चार्ट या फिर हिस्टोग्राम, जो भी हम वो भी सारा सीख लेंगे, उसके बाद ही मैं देना स्टार्ट करूंगा। तो इन सब के थ्रू आपको हमें समझाना पड़ेगा so that your total presentation looks interesting. It should not be in the written form, rather it should be more into the form of presentation of tables or pie diagram of or histogram or line graph or something like that, okay? So chalo let's move on. ये पार्ट था पूरा का पूरा आपके टेबल्स का। अब मैं यहाँ पर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार पीछे वापस जाना चाहूंगा। देखो इसके अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने खाली डबल टेबल, ट्रिपल टेबल और की बात करी, बट आपकी किताब को जब आप खोलोगे, व्हेन यू विल ओपन योर बुक, व्हाट यू विल फाइंड आउट इज देयर इज समथिंग मोर टू इट, एंड व्हाट दैट समथिंग मोर इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसी के पास अपना बुक है? अगर आप लोगों के पास अपना बुक है तो खोल के बैठिए प्लीज एक बार। अगर आपके पास वीके और बुक है तो वो भी खोल के बैठिए, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो वो खोल के बैठ जाइए। उसके अंदर आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर 3 या 4 पॉइंट समझाए हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज बहुत ईजी है उसको समझना, सालों से पढ़ते आ रहे हो आप, तो आपको बता देता हूँ खाली, ठीक है। Qualitative classification of data and tabular presentation. What do you mean by qualitative classification? कोई है जो मुझे यहाँ पे बताएगा? What do you understand by qualitative classification? इसमें जो वर्ड आ रहा है, इसी वर्ड में आंसर छिपा हुआ है, qualitative. Classification according to characteristics or qualities. Yes, तो classification according to qualities और characteristics, अगर आप किसी का भी क्लासीफाई कर रहे हो, that is called क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे सपोज करो अगर हम लोग इसका एग्जांपल दे, तो कोई है जो बंदा इसका एग्जांपल दे सकता है? एनीवन वुड लव टू गिव द एग्जांपल ऑफ इट? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जेंडर्स, यस जेंडर, यस वेरी गुड, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जेंडर्स, उसके बाद रूरल और अर्बन में कितने मेल फीमेल हैं, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ओके एवरीवन।
फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? हिमांशी माथुर आप जवाब दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? हिमांशी माथुर विल आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मीन्स थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो क्या आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी में, एग्जांपल में। जैसे फूड ग्रेन्स है तो वो उनकी क्वालिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। क्वांटिटी कितनी है, पाउंड्स में, किलोज में कितनी है, ठीक है। या फिर बच्चों के मार्क्स कितने आए आपकी क्लास के अंदर, अगर आप बात करो तो, स्कूल के अंदर अगर आप बात करो तो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांटिटेटिव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर्स एंड ऑल, ओके। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पोरल क्लासिफिकेशन? Yes, Vishal Kunseja, answer me. What do you mean by temporal classification? Yes, Vishal, आप बोलोगे तो सुनाई देगा। हाँ, कोशिश करो, आएगा बाहर, आवाज निकलेगी। ओके, पलक, what do you mean by temporal classification? सर अकॉर्डिंग टू टाइम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना या कैटेगराइज करना। हाँ, किसी भी डेटा अकॉर्डिंग को, टू, हाँ वेरी गुड बेटा, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम या कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे सपोज करो एनुअल सेल्स किसी का अगर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। से फॉर इंस्टेंस अगर हम सेंसस रिपोर्ट को ले लेते हैं कि 1911 से लेकर या 1951 से लेकर 2021 तक का हर ईयर का सेंसस रिपोर्ट अगर हम बता रहे हैं कितने मेल थे इतने फीमेल थे, तो ये क्या हो गया? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। 1951 में इतना, 1961 में इतना, 1971 में मेल इतने फीमेल इतने, 1981 में मेल इतने फीमेल इतने, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एंड देन देयर इज स्पेशियल क्लासिफिकेशन। कौन बताएगा इसका मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? देवांशी? Classification अच्छा, वाइनी, गो फॉर इट। basis of on अकॉर्डिंग the टू basis of space, place, yes, place. ऑन दिस बेसिस Like ऑफ village, प्लेस town, और लोकेशन, लोकेशन। ठीक है। से फॉर location. इंस्टेंस हम बीकानेर के अंदर ही, मैंने तुम्हें कह दिया कि आप लोगों को एक मेहनत करनी है, आपको अपना डेटा तैयार करना है कि बीकानेर में कौन से एरिया में कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं टोटल बीकानेर के, ठीक है। तो अब आपको क्या स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12 या फिर से फॉर इंस्टेंस क्लास 9 टू क्लास 12, तो अब आप क्या करोगे? आप हर एरिया के स्टूडेंट्स का पता लगाओगे। तो जब आप एरिया वाइज सिग्निफाई करोगे कि स्टूडेंट्स कितने कहाँ पे रह रहे हैं, व्यास कॉलोनी में 10,000 स्टूडेंट हैं आपके, से फॉर इंस्टेंस मुरलीधर व्यास कॉलोनी के अंदर 5,000 हैं, सिटी के अंदर मतलब मेन सिटी के अंदर आपके 7,000 स्टूडेंट्स हैं। तो जो इस तरह से क्लासिफाइड डेटा होगा अकॉर्डिंग टू द प्लेस और लोकेशन, दैट इज कॉल्ड स्पेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये टोटल 4 फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होते हैं। नंबर वन इज Qualitative. क्वालिटेटिव, नंबर 2, क्वांटिटेटिव, Quantitative. नंबर 3 टेम्पोरल, Temporal. एंड नंबर 4 स्पेशल। स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली अब ये 4 क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हैं जो आपको समझ आ चुके हैं आई बिलीव। इसके बाद आप अगर अपना किताब खोलोगे, अगर आपके पास वीके ओरी की बुक है तो उसके अंदर मेरिट्स ऑफ टेबुलर क्लासिफिकेशन है जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं पाई डायग्राम और उन सब के ऊपर, ठीक है, पाई चार्ट एंड ऑल। Okay, so let's see where we move from here. Graphs and diagrams. मैं इसको खोलूं इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं खोल के, या फिर मैं वो बाद में दिखाऊं। चलो पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं, कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे उस चीज से। अब when we are having the tabular presentation of data, then what is the need of pie chart, histograms, line graph and all? See, आपका जो टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा है वो चीज जो है ना, वो ऐसे कि आपने हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेटा को देखा है,
अगर आपको 360 डिग्री व्यू चाहिए ऊपर से किसी भी डेटा का, तो आपको पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ का, इन सब का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई this pie chart and diagrams are extremely important while you are presenting a data. They are attractive. They give a bird's eye view of the data. Bird's eye view का मतलब ही हो गया 360 degree view. They can be easily understood by common man. मैं, आप, कोई भी हो, आप अगर पेपर के अंदर एक पाई चार्ट देख रहे होगे जिसके अंदर परसेंटेज अलग अलग कलर में आपको अलग अलग चीजें बताई जा रही होगी और वहां पे परसेंटेज दिखा हुआ होगा, it becomes extremely easy to understand कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. They facilitate comparison of various characteristics. कंपैरिजन जो होता है बहुत आसान हो जाता है उसके अंदर. मैं आपको दिखाऊंगा एक कंपनी का एनुअल सेल्स जो है उसके बेस पर मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना. आप चाहो तो आप भी सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे जाओगे आपको बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे. जनरली हर कंपनी साल भर के बाद अपना एक एनुअल प्रोजेक्ट निकालती है, उसके अंदर वो सारी चीजें यूज करती है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि उनकी कंपनी कैसा वर्क कर रही है. द इंप्रेशन क्रिएटेड बाय देम आर लॉन्ग लास्टिंग. ऑब्वियस सी बात है, एक पिक्चर का इफेक्ट और एक जो मुंह से कही भी बात है, जो रिटन मटेरियल है या टेबल है, उसका इफेक्ट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. विजुअली चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो. Theorems and results of statistics can be visualized using graphs. अब जो theorems है, derivatives है, ये सारे जो अब इसके बाद आना स्टार्ट होंगे आपके, वो सारे के सारे ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करना ज्यादा इजी होता है rather than visualizing them in the form of tables or textual form. Okay, that's why presentation of data के अंदर आपके पाई डायग्राम्स, चार्ट्स एंड ऑल ये सब यूज आते हैं. ठीक है. अब इनके लिमिटेशंस क्या हैं? अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आपको छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर 1997, 98, 2001, 2002. कितना इजी है ना समझना इसको. ब्लू लाइन कुछ इंडिकेट कर रहा है और पिंक लाइन कुछ इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. अब इस इंडिकेशन से आपको पता चल जाएगा कितना बढ़ा है और कितना घटा है चीज. 2001-2 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, एंड ऑल एवरीथिंग. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस, अगर मैं ये चार्ट किसी भी बंदे को दिखाऊं XYZ जिसने इतनी पढ़ाई नहीं भी करी होगी, उसको भी ये देख के इतना तो समझ आ जाएगा कि हाँ ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है. Am I right everyone? तो that's why all these graphs are extremely important. But इसके limitations क्या है? They are visual aids. They cannot be considered as alternatives for numerical data. Numerical data का alternative नहीं है. ये basically visual aid है. Ultimately आपको नीचे देखो एक टेबल बनाना ही पड़ा है छोटा सा, ताकि easily समझ आ जाए. टेबुलर प्रेजेंटेशन अल्टीमेटली आपने किया हुआ है नीचे अगर आप देखोगे तो. Though theories and results could be easily visualized by diagrams and graphs, mathematical rigor cannot be brought in. Mathematical calculations जो होते हैं वो आप easily इसके अंदर signify नहीं कर सकते, वो आपको टेबुलर फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में ही दिखाने होते हैं. Diagrams and graphs are not accurate as tabular data. Only tabular data can be used for further analysis. आपको अगर आगे की कोई चीज एनालिसिस करनी है तो आपको टेबुलर डेटा होना ही चाहिए. डायग्राम्स और ग्राफ्स जो है वो अट्रैक्टिव बहुत है, 360 डिग्री व्यू देते हैं. एक ऐसे बंदे को जिसको पता ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है, उसको समझाने में बहुत आसान होते हैं. लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको फ्यूचर एनालिसिस करनी है तो आपको टेबुलर डेटा आपके पास होना चाहिए. By diagrammatical and graphical misrepresentation, observers can be misled easily. It is possible to create wrong impressions using diagrams and graphs. Wrong impressions जो होता है वो diagrams और graphs से बहुत easily create किया जा सकता है, rather than the tabular presentation. क्योंकि tabular presentation के अंदर easily जो data है वो आपके सामने होता है और आप उसको research कर सकते हो. ग्राफ्स के अंदर आप वही चीजें दिखाने की कोशिश करोगे जो आपके फेवर में जा रही हो और आपके अगेंस्ट में जो चीजें जा रही हो आप नहीं दिखाओगे. इसीलिए कहा जाता है जो टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन होता है और जो टेबुलर क्लासिफिकेशन होता है, दे आर द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग. एंड कंपनी के एनालिसिस के लिए, फ्यूचर एनालिसिस के लिए वही सबसे ज्यादा यूज आती है. अब जब हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं या डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. एक प्रॉपर टाइटल देना चाहिए हमें, बिकॉज बिना टाइटल के वो ग्राफ या फिर वो जो पाई चार्ट है वो काम नहीं आएगा हमारे डायग्राम्स. स्केल, सिलेक्शन ऑफ स्केल शुड बी नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज. अगेन जो हमने टेबल में देखा था, स्केल 10 to 20, 20 to 30, ये वाला स्केल जो होता है वो इजी होता है.
आपने अगर 10 to 100, 100 to 200, ऑब्वियसली वो भी हम कर सकते हैं जब हम बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन की बात कर रहे हो, बहुत हाई फिगर्स की बात कर रहे हो, तो हमें वो भी करना पड़ता है। लेकिन जितना लार्ज होगा उतना उसके साथ मतलब बोलते हैं ना कि उसको समझना उतना मुश्किल हो जाएगा, और कितना ग्रोथ है नहीं है उतना सामने नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही नीट होना चाहिए, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके कलर्स शेड्स जो आप यूज कर रहे हो वो अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत ही गंदे तरीके से कलर कर दिया है, जो टीचर बैठा हुआ है या फिर जो भी इंसान जो देख रहा है उसको समझ नहीं आएगा और फिर मजा नहीं आएगा उसको देखने में। द मेन पॉइंट इज कि वो अट्रैक्टिव हो जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओरिजिनलिटी, ट्राई टू be accurate and try to show the accurate results in the form of pie graph, pie chart and diagrams also. Try to make it very simple. जितना सिंपल होगा, जितना इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, जितना मतलब बोलते हैं ना कि आप बड़े आराम से उसको देखते ही समझ रहे हो, वो चीज ज्यादा लंबी चलेगी। एंड ट्राई टू मेक इट इकोनॉमिकल। डोंट गो कि आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, आपको बाहर जाना पड़े, लोगों से बनवाना पड़े एंड ऑल दिस थिंग्स। इट शुड बी दिस मच की चीजें जो है वो इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर चीजें इकोनॉमिकल नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस, ये जो इकोनॉमी वाली पार्ट है वो आपके लिए नहीं थी, वो जनरली कंपनीज के लिए कहा जाता है कि इसको इकोनॉमिकल बनाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आप तो अपने लेवल पर ही तैयार करोगे, आपको तो इकोनॉमिकल होना ही पड़ेगा, कौन आपसे खर्चा करवा रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड ऑल है, ये सब हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर। हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, आगे आपको डायग्राम्स एंड ऑल समझाएंगे, लेकिन आगे कल पहले स्टार्ट करेंगे तब एक कंपनी का छोटा सा पार्ट डायग्राम और का देखेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद इसको हम आगे पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो रहे, एंड उसके बाद आप ये पढ़ो तो आपको ये पता रहेगा कि कैसे इसको कंपनीज यूज करती है। ओके एवरीवन, अब यहां तक मेरे को बताओ कि कितनी चीज समझ आई और कितनी चीज समझ नहीं आई। अंडरस्टूड एवरीथिंग? इफ यस, रेज योर हैंड्स। हाँ, तो आप लोगों के पास किताब है एनसीईआरटी की, आई बिलीव सबके पास, हाँ या ना? यस सर। तो कल इस किताब को, आज इस किताब को खोलिए, इस चैप्टर को पढ़िए। कोई डाउट होता है तो पहले कल मेरे से पूछिए कि सर ये वाला पार्ट अभी तक आपने जो पढ़ाया है उसमें से ये वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया एनसीईआरटी की बुक से, तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक खत्म हो जाएगा। ओके एवरीवन, आगे बात समझ में हाँ या ना तो करो यार, मुंडी तो हिला लो, गर्दन हिलाने में भी दुख हो रहा है आप लोगों को। हाँ, ये बात पलक है, लाइक यस यस। ओके फाइन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। जय श्री कृष्ण।